नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी साला 2.0 में। संस्कृत की आज ये चौथी क्लास होगी। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास से ही आपके किसी भी एग्ज़ाम में एक नंबर जरूर आएगा। मैं एक नंबर की गारंटी ले रहा हूँ। जो इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लेगा और मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देगा तो इस क्लास से आपके एक नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 4 है आज। हमारी ये चौथी क्लास है। और आपका जो चैप्टर है वर्णमाला का, ये आज पार्ट तीसरा होने वाला है। दो पार्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके पहले आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा हुआ था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्ण क्या है, आप लोग को हमने बताया था कि आ ई उ री, का खा गा घा अंगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन के बारे में बताए थे। तो उसमें क्या होता है कि आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी एक वर्ण दे दिया जाता है, जैसे हा। तो हा का पूछेगा कि हा का उच्चारण स्थान है। तो जितने भी वर्ण हैं उनका हमारे शरीर में से कहीं ना कहीं उसका उच्चारण का एक स्थान होता है कि वो वहीं से उच्चरित होगा। अगर वो अ, अंग हमारे अगर शरीर में नहीं है तो शायद उसका हम लोग उच्चारण ही ना कर पाए, है ना। तो हम देखते हैं आज कि वर्णों के उच्चारण स्थान में किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो इसके लिए कुछ सूत्र हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया था माहेश्वर सूत्र याद करने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग माहेश्वर सूत्र बिल्कुल याद कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फिर से जाइए और माहेश्वर सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। बिना माहेश्वर सूत्र के संस्कृत संभव नहीं है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो टॉपिक आज का क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान से आपका एक या दो नंबर। ये क्या हो रहा है? एक या दो नंबर जरूर आएगा इस टॉपिक से। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि एक या दो नंबर जरूर आएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही सूत्र क्या है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। अब ये अकूह विसर्जनीय नाम कंठा क्या होता है, आप लोग को हम फ्लो में याद करा देंगे। अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, ईचू यसा नाम तालु, रीटू रसाणाम मूर्धा, ऐसे करके सूत्र है। तो हम बारी बारी से एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला सूत्र हमारा कौन सा है, देखिए, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा क्या है। अकूह कंठा। अब आप लोग ध्यान से देखिए इसको। अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, सूत्र तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। अब इसमें से आपको क्या करना है, हर सूत्र में नाम आएगा, नाम आएगा या नाम आएगा, तो इसको आप लोग को इग्नोर करना है, इसको आप लोग को उपेक्षित कर देना है, यानी इसको ना मान के चलिएगा। जैसे तो इसमें देखिए आ आया है, यानी आया है। कु हमने बताया था पिछली क्लास में कि कु का मतलब होता है संस्कृत कु का मतलब होता है का वर्ग। कु का मतलब क्या होता है, का वर्ग। और का वर्ग का मतलब क्या होता है, वही आपका का खा गा खा और अंग, है ना। यानी आ आएगा और कु मतलब का वर्ग मतलब का खा गा घा अंगा, और एक है हा, उसके बाद क्या आ गया हा।
उसके बाद लिखा है विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब ही हो गया विसर्ग। विसर्जनीय का मतलब क्या हो गया? विसर्ग। विसर्ग का आप लोगों ने साइन देखा होगा, इसको बोलते हैं विसर्ग का सिंबल, है ना। तो आपसे हमारा सूत्र क्या बोल रहा है कि अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ आएगा और कु मतलब काखा गाघा अंगा, हा मीन्स हा तो हा ही है, और विसर्ग, इतने अगर वर्ण आपको मिल रहे हैं तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होगा। क्या होगा? कंठ। ये सारे हम लोग कंठ से बोलते हैं। कौन कौन से हो गए? आ, कु, कु का मतलब काखा गाघा अंगा, का खा गा घा अंगा, देखिए सारे कंठ से उच्चरित हो रहे हैं। हा आएगा तो हा का भी क्या होगा? कंठ। विसर्ग अगर कहीं मिलता है तो वो भी क्या होगा? कंठ। अब जैसे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, अगर पूछ लिया कि गा का उच्चारण स्थान है, गा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो गा वर्ण का उच्चारण स्थान अगर आपसे आपको बोल दिया तालु, कंठ, की ओष्ठ, की दंत, तो गा, गा पूछ रहा है ना, गा, तो गा किस में आता है? का खा गा घा अंगा में आता है ना का, तो का वर्ग में आता है, तो गा का स्थान क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। समझ गए? यानी यहीं से आपको पता चलेगा कु, कु का मतलब ही हो गया काखा गाघा अंगा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। का खा गा गा अंगा, और ये आ का और हा का और विसर्ग का, जैसे अगर कोई वर्ण है, ता के बाद में अगर विसर्ग लगा है तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। समझ गए? तो हमने इसको आपको बहुत ही विस्तृत विस्तार से समझा दिया कि इसका क्या मतलब होता है, इस सूत्र का क्या मतलब होता है। तो आप लोग इसको एक बार उच्चारण करिए इस सूत्र का, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। तो अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, तो यानी आ का, और ये आप लोग वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये देखते हैं, ईचू ऐसा नाम तालु। दूसरा सूत्र क्या है? ईचू ऐसा नाम तालु। ये तो पहला था। अब आइए देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा कौन सा है? ई चू यशा नाम तालु। इ- यानी कि आप लोग को ये समझ जाना है, इस नाम का कोई मतलब नहीं होता। हमने हर उसमें बता दिया है, इस नाम का कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी कि जब भी आपको ई मिलेगा, ई का उच्चारण स्थान क्या? तालु। चू, चू मिलेगा, चू का मतलब हो गया च वर्ग, और च वर्ग का मतलब हो गया वही आपका च छ ज छ और इया। यानी कि चू का मतलब चाचा जाझा, इया का भी क्या होगा? तालु होगा। और आपको क्या कह रहा है? या, अगर या मिल जाए तो या का भी क्या होगा? ताल होगा। या का भी क्या होगा? तालु होगा। और ये वाला सा, इसको बोलते ही है तालब्य सा, यानी तालु से बोले जाने वाला सा। तो ये क्या है? तालब्य सा। तालब्य सा का भी क्या उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो एकदम साफ साफ सूत्र में लिखा है ईचू यसा नाम तालु। तो नाम को हम लोग नहीं लेंगे, ई का, चू मतलब चाचा जाजा इया, या का और तालब बिसा का, इतने का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने देखो लिखा हुआ है ना, ई का और चू मतलब च वर्ग, यानी चा छा जा झा इया, और या है तो या यहाँ लिखा है। फिर ये वाला सा आ गया, ये वाला सा,
इस नाम का कोई मतलब नहीं होगा। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होता है। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ही विधिवत इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि हर प्रश्न हर परीक्षा में आपसे कुछ वर्णों के उच्चारण स्थान जरूर पूछता है। अब देखिए अगला सूत्र कौन सा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है? री है, टू है, टू मतलब टाठा डाडा अड़ा, फिर ऋतु रसाणाम क्या है? मूर्धा। ठीक, अब ऋतु रसाणाम का मतलब री का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। टू मतलब, टू का मतलब क्या हो गया? टा वर्ग। टू का मतलब क्या हो गया? टा वर्ग। टा वर्ग का मतलब टा ठा डा धा और अड़ा। उसके बाद क्या है? रा है। उसके बाद क्या है? ये आपका मूर्धन्य सा है ना? तो री का, टू मतलब टाठा डाडा अड़ा का, रा का और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान, इतने का उच्चारण स्थान क्या होगा? कह रहा है इतने का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा, है ना? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है। री, हमने आपको चार्ट बना के दिया हुआ है। री का टू मतलब टावर्ग, टावर का मतलब टा ठा डा ढा, यहाँ ये बिंदी नहीं रहेगी, यहाँ पे ये बिंदी नहीं रहेगी। टा ठा डा ढा अड़ा, है ना? और उसके बाद क्या आ रहा है? रा, तो रा का भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या आ रहा है? मूर्धन्य सा। यानी इतने का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो सूत्र जब तक आप नहीं याद करेंगे तब तक हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए आप लोग को सूत्र याद कर लेना है कि री टू रसाणाम मूर्धा। री मतलब री, टू मतलब टाठा डाडा अड़ा, रा और आपका मूर्धन्य सा, इसका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। अब अगला सूत्र लेते हैं, लृतु लशा नाम दंता। क्या है? लृतु लशा नाम दंता। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा वाला हमने आपको बता ही दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट सूत्र की ओर। अगला सूत्र क्या है हमारा? लृतु लशा नाम दंता, है ना? तो लृतु लशा नाम दंता, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपको कहीं भी लृ मिलेगा तो लृ बिना दांत के आप नहीं बोल पाओगे, दांत का सहारा लेना पड़ता है लृ बोलने के लिए। तू, देखिए तू का मतलब क्या हो गया? तवर्ग। तू का मतलब क्या हो गया? तवर्ग। तवर्ग का मतलब हो गया ता था दा था और ना। उसके बाद एक और है ला, है ना? और उसके बाद क्या है? ये वाला सा। सा तीन तरह के होते हैं, तीन सूत्र में सा उपयोग किए गए हैं। तो ये भी याद रखना है किस सूत्र में किस सा का प्रयोग करते हैं। तो लृतु लशा नाम दंता, इस दंत वाले में इस वाले सा का प्रयोग करते हैं। और मूर्धन्य सब सा आप जानते ही हैं। तो लृ और तू मतलब हमने आपको बताया था ना इसके पिछले वाले क्लास में, कूचू टू तुपू। इसके पहले वाले क्लास में हमने कूचू टू तुपू बताया था।
तो कूचू टूतू पू इन्हीं को उदित बोलते हैं। और कू का मतलब काखा गंगा अंगा होता है, चू का मतलब चाचा जाजा इया होता है, टू का मतलब टाठा डाढ़ा अड़ा होता है, तू का मतलब ताथा दादा ना होता है, पू का मतलब पापा बाबा माँ होता है। तो ये सूत्र में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तू आया है ना, तू, तो इसका ताथा दादा ना हो जाएगा। तो यानी लरी और ये तावर्ग यानी ताथा दादा ना, और ला और सा ये छोटा सा अगर आता है तो इतने का उच्चारण स्थान, इन वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं, दंत से होते हैं। कहाँ से होते हैं, दंत से होते हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट करते हुए चलिए। देखिए एक बार फिर से, लरी, फिर टू मीन्स तवर्ग तथा दना, और फिर ला और सा, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। हमने आपको बताया है कि आपको नाम और नाम को नहीं लेना है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई मतलब इस सूत्र में नहीं है। तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर मार देना है ना। यहाँ पे ये गलत टाइपिंग हो गया है, ये नहीं रहेगा। उपोपदमनीया नाम ओष्ठौ, यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आपको हम समझाते हैं। ये वाली का क्लास आपकी बार बार हम कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे बिल्कुल भी आपको ओष्ठौ, है ना, यहाँ से देखिए। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। ऊ का मतलब क्या हो गया, यानी ऊ, और पू का मतलब वही पा वर्ग, यानी पा, फा, बा, हा और माँ, है ना। और इसके बाद क्या आ गया, उपधमानीय। उपधमानीय हमने आपको बताया था ना, उपधमानीय कौन से होते हैं, अगर ये सिंबल लगा है और पा लिखा है, ये सिंबल लगा है तो और फा लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, उपधमानीय। यानी इतने का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। तो ओष्ठ वाला बहुत ही आसान है, यानी छोट ये ऊ जो है, ऊ का और पू मतलब पवर्ग, और उपदमानीय का मतलब ये आपके जो उपदमानीय वर्ण दो हैं ये, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तीन, ये इन सब का मिला के क्या होगा, ओष्ठ होगा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, यानी ओठ से बोले जाते हैं। आप लोग बोल के देखिए, पा, फा, बा, भा, मा, यानी आपके दोनों ऊपर वाले नीचे वाले दोनों ओठ स्पर्श हो रहे हैं। अगर ऐसे दंत वाले में ता था दा धा, अगर दांत नहीं होंगे तो आप ता था दा धा नहीं बोल पाएंगे। जो है ना, आप लोग वृद्ध लोग को देखे होंगे, तो जब वो वृद्ध होते हैं तो उनके दांत वांत नहीं रहते हैं, तो उनके आवाज में अंतर आ जाता है, यानी वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीजन यही है कि अगर दांत नहीं होंगे तो आप ता था दाधा ना बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो आप जब भी बोलते हैं तो ता था दाधा ना कहीं आपके वाक्य में आएगा जरूर। तो ये उपदमानीय भी हमने बता दिया, ऊ और पू का मतलब हो गया पा वर्ग, उपदमानीय ये दोनों होते हैं, है ना। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब एक आपके सूत्र में, आपके माहेश्वर सूत्र में एक सूत्र था यमंगणनम, तो उस सूत्र का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका, बिना नाक की सहायता से हम इया मा अंगा, है ना, उसमें आपकी नाक जरूर बन जाती है।
जब भी आप इसका उच्चारण स्थान करेंगे अंगा, है ना, अणा, है ना, तो इस हिसाब से इसका क्या होता है। अब देखिए, यमंगणना नाम नासिका, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यमंगणना नाम, नासिका चा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इया का, माँ का, इया, माँ और अंगा, णा और ना, है ना। तो इतने का उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक का होता है, यानी नासिका से होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, नासिका चा लिखा है, यानी इसका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है। समझ में आई बात। यानी यमंग गणना नाम, यानी या, मा, अंगा, अणा और ना, इनका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है। तो हम एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं भी, यानी कि किसी और से भी होता है। ये नासिका से इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तो नासिका से होता है, लेकिन किसी और एक अंग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये ता वर्ग में आता है, ताथा दाधाना में आपने तू पढ़ा होगा ना, लृतु लसा नाम दंता में। तो तू का मतलब ता वर्ग, और ता वर्ग का मतलब ता, था, दा, था, ना। तो लृतु लसा नाम दंता, तो वहां पे देखिए इस सूत्र में, यहाँ पे ना आया है ना, इस सूत्र में ना आया है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। हमने एक सूत्र में आपको बता दिया, और दूसरे सूत्र में हम आपको क्या बता रहे हैं, दूसरे सूत्र में बता रहे हैं कि एक ना यहाँ आया है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। यानी ना एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत भी होता है और नासिका भी होता है। ऐसे आप अणा की बात कर लीजिए, तो अणा का क्या होता है, नासिका भी होता है और क्या होता है, इस सूत्र में देखिए, रेटू रसाणाम मूर्धा, यानी टू मतलब टवर्ग आया है, टवर्ग में अणा आता है, तो अणा का क्या होता है, मूर्धा होता है। तो अणा का दो होता है ना। हमने बताया अणा का भी क्या होता है, दो होता है। एक तो मूर्धा होता है, क्योंकि ऋतु रसाणाम में आया है ये अणा, इसका मूर्धा भी होता है और नासिका भी होता है। यानी यमंग गणनम नासिका चा जो है, इस सूत्र में जितने भी वर्ण हैं उनका दो दो उच्चारण स्थान होता है ना। यानी ये जितने भी वर्ण हैं इनका भी दो होता है, इनका भी दो होता है। जैसे अंगा है, तो हमने बताया अंगा का नासिका होता है, लेकिन पहले ही सूत्र में हमने आपको क्या बताया, पहले ही सूत्र में हमने बताया कि अंगा का क्या होता है, कंठ भी होता है। तो अंगा का कंठ भी होता है और अंगा का नासिका भी होता है। अंगा का क्या होता है, नासिका भी होता है ना। ऐसे आपका माँ को ले लीजिए, तो माँ को हम क्या बोल रहे हैं, नासिका होता है ना। और एक सूत्र में हमने बताया आपको, इस सूत्र में माँ का क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो माँ का ओष्ठ होता है, क्योंकि यहाँ पे पू मीन्स पवर्ग में माँ आता है, तो ओष्ठ भी होता है। और माँ का क्या होता है, नासिका भी होता है। यानी कि एक चीज ये पता चल रही है कि इस सूत्र में, फिर से ध्यान से देखिए, इस सूत्र में यमंग गणना नाम नासिका चा वाले में, इसमें जितने भी वर्ण हैं इनके दो दो उच्चारण स्थान है ना। जैसे इया की बात करें हम, तो ये ईचू यसा नाम तालु में आता है। अब देखिए यहाँ पे ये किस में आता है, इया। इया का क्या होता है, तालु भी होता है और इया का क्या होता है,
नासिका भी होता है। क्या होता है? नासिका भी होता है ना। तो क्योंकि चू इसमें आया है, चू का मतलब ही हो गया चाचा जाजाइया। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि सर आपने इया को एक बार तालु बताया और एक बार नासिका बताया, है ना। तो दोनों बार बताया यानी कि दोनों ही होगा। बिल्कुल कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये यमन गणना नाम ये हो गया, यानी अनुनासिक वर्ण इनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, क्योंकि ये सारे नाक से उच्चरित होते हैं। आपकी अगर नाक नहीं रहेगी तो ये सारे वर्ण आप लोग नहीं बोल पाओगे। तो इया का भी दो होता है, यानी आपका नासिका और तालु होता है। माँ का आपका ओष्ठ होता है और ये आपका नासिका होता है। ऐसे इस सूत्र में सबका दो दो उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है? दो दो उच्चारण स्थान, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। अब अगला सूत्र कौन सा आता है? ए दैतोह कंठ तालु। यानी जब भी आपसे परीक्षा में पूछेगा ए आई, ए और ये आई, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। क्या होता है? कंठ तालु होता है। यानी ए आए कंठ तालु से होता है। क्यों? क्योंकि जो ए आई बनता है ना, आ और ई से बनता है ना। हमने बताया ना, आ और ई, आ से मिलकर ए बनता है। अब आ का उच्चारण स्थान आप लोग देखिए, हमने पहले ही सूत्र में बताया था, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, तो इसका कंठ होता है ना। और ईचू यसा नाम तालु, दूसरा सूत्र, पहले सूत्र का ये दूसरे सूत्र का तालु, तो इसीलिए इसका क्या होता है? कंठ तालु। इसका क्या होता है? कंठ तालु। और इसके बाद आता है ओ दो तौ कंठ ओष्ठा, यानी ओ और औ आएगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। कंठ और ओष्ठ दोनों होगा। फिर आगे आता है एक वर्ण के लिए एक सूत्र बना है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। एक वर्ण के लिए एक सूत्र बना है, वकारस्य दंतोष्ठा, है ना। दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि वा का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत और ओष्ठ, यानी दांत और ओंठ दोनों से होता है। तो वकार से दंतोष्ठम, इसका मतलब वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। एक और आपका है जिह्वा मूल्यस, जिह्वा मूल्यस जिह्वा मूलम, यानी अगर जिह्वा मूल्य है, यानी का के पहले ये साइन और खा के पहले ये साइन, अगर आपसे कभी भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है तो आपका इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल ही होता है। इसका उच्चारण क्या स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल होता है। और नासिका अनुस्वार से, है ना। जैसे हमने आपका बताया था कि ये विसर्ग जो होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा से, ये इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है ना। ऐसे एक साइन आपने ये देखा होगा, है ना। जैसे लिखना है अन, है ना। तो अन अगर लिखना है तो ये जो साइन होता है ये वाला, है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका ही होता है। क्योंकि जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार जब भी लग जाता है किसी भी वर्ण में तो उसका उच्चारण करते समय हम लोग माँ बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं, जैसे यमंग गणना नाम, देखिए सिर्फ ये एक बिंदी यहाँ पे रखी है जिसको अनुस्वार बोलते हैं और ये माँ का काम कर रहा है। यमंग गणना नाम, तो ये माँ का काम कर रहा है और माँ का स्थान आपका उच्चारण स्थान भी क्या बताया गया है? नासिका। तो यानी अनुस्वार भी आपको कभी भी दिख जाएगा अनुस्वार, तो अनुस्वार क्या हो जाएगा? ये नासिका हो जाएगा। अनुस्वार का, अनुस्वार का क्या हो जाएगा? नासिका। और जिह्वा मूल्य का आपका क्या हो जाएगा? जिह्वा मूल ही हो जाएगा। और उपदमानीय का हम लोगों ने आपको बता दिया है, अगर ऐसा ऐसा साइन मिलता है और उसके आगे पाफा लिखा रहता है, अगर पाफा वाला लिखा रहेगा तो इसका क्या होता है? ओष्ठ हो जाता है। इसका ओष्ठ हो जाता है। तो सारे सूत्र को हम लोग समझ लिए हैं। अब क्या करना है आपको? इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब समस्या आपको कहाँ पे होगी? समस्या आपको होगी कि यहाँ पे समस्या होगी। कहाँ से समस्या आपको होनी शुरू होगी? अब जैसे ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु आपको याद हो जाएगा, लेकिन
इसमें कौन सा सा है ये याद रखना है, क्योंकि सा देखिए तीन जगह हैं। एक सा यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसको तालव्य सा बोलते हैं, तो ये वाला सा यहाँ पे रहेगा। और दूसरा इस सूत्र में देखिए यहाँ पे एक सा यहाँ पे यूज हुआ है ना। ये देखिए एक सा रीटू रसाणाम में ये वाला सूत्र यूज हुआ है। तो आप लोग इसमें, क्योंकि हम भी जब स्टार्टिंग में पढ़े थे तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कौन सा कहाँ पे लगा है, क्योंकि याद तो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा ईचू यसा नाम तालु। अब ईचू यसा नाम में कौन सा है ये हम भूल जाते थे, तो ये गलती आप लोग ना करिएगा। तो इस सा को जरूर याद करके रखिएगा कि ईचू यसा नाम में आपका वो तालव्य सा था, रीटू रसाणाम में ये मूर्धन्य सा है, और एक लृतु लसा नाम में यहाँ भी देखिए सा है। तो यहाँ पे ये छोटा सा जिसको आप लोग बोलते हैं ये वाला सा है, लृतु लसा नाम दंता। तो इस सूत्र को आप लाइन से लिख लेंगे, क्योंकि समझाना था इसलिए हमने ये सब लिख दिया था, लेकिन सूत्र आपको लाइन से लिख के याद कर लेना है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा ईचू ऐसा नाम तालु रीटू रसाणाम मूर्धा लृत लसा नाम दंता, है ना। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, और जैसे ही आपको याद हो जाएगा तो आपको कोई भी वर्ण दे दिया जाएगा तो उसका उच्चारण स्थान आप लोग निकाल लोगे। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं, बहुत समय नहीं लेते हैं। जैसे वा का उच्चारण स्थान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए एक ही सूत्र का निर्माण हो गया। क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। तो यानी वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ होगा। तो दंतोष्ठ अगर आपको कहीं इसमें दिख रहा हो तो उसको आप लोग टिक कर लीजिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? दंतोष्ठ। अगला प्रश्न लेते हैं। ये देखिए शा का उच्चारण स्थान है, इसका नाम ही क्या है? तालव्य सा। इसका क्या नाम है? तालव्य सा। तालव्य सा नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से होता है इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। किस सूत्र से? ईचू यसा नाम। ईचू यसा नाम तालु, इस सूत्र है ना। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? देखिए इस सूत्र में ये वाला सा आया है और इसका उच्चारण स्थान तालु है, तो इसलिए इस वाले सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हा। हा का उच्चारण स्थान। अब हा का उच्चारण स्थान आपको ऐसे तो याद नहीं रहेगा कि हर वर्ण का उच्चारण स्थान याद करना पड़ेगा, याद करें हम, तो इसी के लिए सूत्र है। तो देखिए इसमें आया है अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, है ना। तो ये हा आया है ना, हा। हा का क्या हो गया? कंठ हो गया। तो आपको आराम से टिक मार लेना है, हा का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, है ना। ए, एक ए का क्या होता है? आपने सूत्र पढ़ा है अभी। ए देतौ कंठ तालु। तो ए देतौ कंठ तालु का, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। नेक्स्ट अंगा का उच्चारण स्थान है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह अंगा का दो सूत्र में प्रयोग हुआ है। एक तो अकूह विसर्जनीय नाम कंठा में, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, है ना। तो अब यहाँ पे कु में काखा गाघा अंगा आया है ना। काखा गाघा अंगा आया है तो अंगा का तो कंठ हो गया, है ना। और यमंगणना नाम नासिका भी था, तो यानी नासिका और कंठ दोनों है, यानी पहला व दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। यानी नासिका भी होता है, कंठ भी होता है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दोनों हो जाता है। अगला लृ, बेहद इंपॉर्टेंट है। लृ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लृ का हमने आपको बताया था कोई दीर्घ नहीं होता। लृ का कोई दीर्घ नहीं होता है। लृ का उच्चारण स्थान क्या होता है? लृ का उच्चारण स्थान क्या होता है? लृतु लसा नाम दंता। लृतु लसा नाम दंता, है ना। तो लृतु लसा नाम दंता, इस लृ का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। तो दंत अगर कहीं है तो तुरंत लगा दीजिए और राइट आंसर दंत हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको मैं पहला ही सूत्र मैंने बताया था, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम का मतलब हो गया विसर्ग। विसर्ग का क्या हो गया? कंठ हो जाता है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऊ का
ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। ऊ का उच्चारण स्थान यहाँ से देखिए, उपदमनिया नाम में जाके देखिए, यहाँ पे ऊ का क्या होता है, ओष्ठ होता है। ऊ का क्या होता है, ओष्ठ होता है ना। और उपदमानी यानी पा फा अगर लगा रहेगा तो उसका हो जाएगा। और पावर का होता है, क्या होता है आपका, तो ऊ का क्या हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट, इया का उच्चारण स्थान क्या है, तो इया का उच्चारण स्थान ने आपको बताया था, ईचू यसा नाम तालु, तो यानी चा छा जा झा इया आ गया। और यमंग गणना नाम में नासिका भी है, तो ताल और नासिका यानी प्रथम ऑप्शन और तृतीय ऑप्शन ये दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान आपको बताना ही नहीं है, क्योंकि जिह्वा मूल्य क्या है, ये देख के ही पता लग जा रहा है कि ये जीवा मूल्य है। जीवा मूल्य वर्ण कौन से हैं, आपको बहुत ही प्यार से हमने बताया था, जीवा मूल्य यही होते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, जीवा मूल ही होता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आप लोग आज की इस क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक या दो प्रश्न इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और ज़रूर आएंगे। आप लोग को हमने याद करने के लिए दो चीज़ दी थी। एक चीज़ दी थी माहेश्वर सूत्र, और दूसरा आज दे रहे हैं ये वर्णों के उच्चारण स्थानों के सूत्र। आप लोग याद कर लीजिए, जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ईचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसना मूर्धा। ऐसे आप फ्लो में जब याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, जो ये क्लास थी, इस क्लास को कर लेने से ही आपको याद नहीं हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, 2-3-4 बार पढ़िएगा, और जैसे ही आप लोग इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहिए, बने रहिए स्टडीशाला 2.0 के साथ, क्योंकि बहुत ही मेहनत की जा रही है आप लोग को ये कंटेंट देने में। कोई कमी छोड़ी नहीं जा रही है, तो आप लोग को भटकना नहीं है और इस क्लास के साथ बने रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।